नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो आप सभी को पता है वाच्य किसे कहते हैं, ये हम यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में जो है डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अपने वाच्य से संबंधित जो हमारे बातें हैं उनमें काफी सारी चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर वाच्य का अर्थ आप लोगों को बताया। यानी कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि किसी भी वाक्य में बोलने का विषय क्या है ये हमें बताता है वाच्य। और ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है उस वाच्य में प्रयुक्त क्रिया से। यानी कि क्रिया का जो रूप होता है वही हमें बताता है कि वाच्य में किसकी प्रधानता है। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई थी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि वाच्य ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वाच्यों के 3 भेद यहाँ पर आपको बताए। यानी कि जब मैंने आपको कहा कि वाक्य में बोलने का विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसी के आधार पर हमने कहा कि हिंदी जो व्याकरण है उसमें हमारे वाच्य के 3 भेद बताए गए हैं। जिसमें हमने कहा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और फिर हमने एक एक करके यहाँ पर तीनों को समझा। सबसे पहले कृतवाच्य को, उसके बाद कर्मवाच्य को, उसके बाद भाववाच्य को। तो कृतवाच्य की जो विशेषताएं थी वो हमने आपको यहाँ पर बताई थी कि कृतवाच्य यानी कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जहां पर काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता होती है, काम करने वाला व्यक्ति प्रधान होता है, उसको हमने कहा कृतवाच्य। ठीक है, और उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हमने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया, समझाया भी। और कैसे हमने कहा कि क्रिया के जिस रूप से, अब जिस रूप में यहाँ पर हमने कहा कि रूप का अर्थ होता है क्रिया का लिंग और क्रिया का वचन। ठीक है, यानी कि जिस तरह की आपकी क्रिया होगी, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह का आपका क्रिया का रूप होगा उसी से आपको पता चलेगा कि यानी कि ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार लिखी गई है। तो आप देखेंगे कि जहां पर क्रिया का रूप जो है कर्ता के अनुसार होगा वो आपका कृतवाच्य होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे थे और इस तरह से उन एग्जाम्पल्स को, उन उदाहरणों को मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी किया था। देख सकते हैं आप, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और फिर उनको यहाँ पर इस तरह से क्लियर भी किया था कि ये आपका कर्ता है। कर्ता यदि आपका एक वचन है तो आपकी क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। कर्ता यदि आपका पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। इसी तरह से कर्ता यदि आपका बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन होनी चाहिए। कर्ता यदि आपका स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। इसी तरह हमने इसको आपका कृतवाच्य कहा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो थी वो कर्ता के अनुसार थी, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के अनुसार थी। और इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग की जाएगी या केवल अकर्मक क्रिया प्रयोग की जाएगी। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। इसके लिए आपको क्रिया जो टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। तो उसमें आप रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसको आप पढ़ेंगे। सकर्मक, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, ठीक है, जहां पर कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया। तो ये जो आपका कृतवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्म से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कर्ता से हमारा मतलब है, इसीलिए यहाँ पर वाक्य सकर्मक हो या अकर्मक हो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका कृतवाच्य है।
ठीक है। कृतवाच्य में हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका वाक्य है वो सकर्मक है या जो आपकी क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। बस आपको देखना है क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होना चाहिए, कर्ता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कृतवाच्य क्लियर हो गया था। और उसके बाद कर्मवाच्य को यहाँ पर डिस्कस किया था। तो कर्मवाच्य उसके जस्ट अपोजिट था, यानी कि यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर कर्ता की कोई प्रधानता नहीं होती, यानी कि यहाँ पर कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है। यानी कि यहाँ पर कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो क्रिया होती है उसके लिंग, उसका वचन, उसका वो कर्म के अनुसार होता है। यानी कि जिस तरह का कर्म होगा क्रिया भी उसी तरह की होगी। और साथ ही इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। क्यों सकर्मक होती है? क्योंकि ये कर्मवाच्य है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार लिखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कर्म तो होना ही होना है। ठीक है ना, यहाँ पर हमें कर्ता से लेना देना नहीं है कि कर्ता स्त्रीलिंग है या कर्ता पुल्लिंग है या कर्ता एक वचन है या कर्ता बहुवचन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें यहाँ पर कर्म से मतलब है जिस तरह का आपका कर्म होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, बिल्कुल क्रिया भी आपकी उसी तरह से लिखी जाएगी और ये आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। उसके भी एग्जाम्पल दिए थे और आपको सॉल्व करके भी यहाँ पर बताया था, आप देख सकते हैं। और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डिस्कस की थी मैंने आप लोगों से, जो थी कुछ डिफरेंस किससे, कृतवाच्य से कुछ अलग थी बातें। वो थी कि कर्ता के बाद से लिख दिया जाता है, कर्ता के बाद द्वारा लिख दिया जाता है, कर्ता के बाद के द्वारा लिख दिया जाता है। तो ये इसका एक मेन पार्ट था, ये इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कर्मवाच्य की। ठीक है, तो आप देखेंगे कर्मवाच्य के जितने भी वाक्य देखेंगे, यदि आप कर्मवाच्य के कुछ और वाक्यों को देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर कर्मवाच्य के वाक्यों को देखेंगे, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया। ठीक है, या आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे हमने कहा बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह के सारे वाक्य जो हैं वो आपके कर्मवाच्य हैं और यहाँ पर हमें कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। रवि से भोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सारे कर्मवाच्य हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताया। तो इसमें से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है और कर्म हमेशा उपस्थित होता है क्योंकि कर्मवाच्य है। कर्म के आधार पर ही क्रिया का लिखा जाना है, क्रिया को लिखा जाना है। ठीक है, ये पढ़ा था लास्ट सेशन में। उसके बाद भाववाच्य को क्लियर किया था। तो भाववाच्य में भी बहुत सारी विशेषताएं बताई थी। यहाँ पर जो आपका क्रिया का रूप होता है वो ना तो कर्ता के अनुसार होता है ना कर्म के अनुसार होता है, वो सीधे भाव के अनुसार होता है। जो वाक्य में आया हुआ प्रेषित भाव है उसके अनुसार होता है। और जब ऐसा होता है कि ना तो आपकी क्रिया कर्ता के अनुसार है और ना ही आपकी क्रिया कर्म के अनुसार है, तो यहाँ पर क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है और अकर्मक होती है। ये तीन चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक कर्मक, एक वचन और अकर्मक। ठीक है, पुल्लिंग होती है क्रिया, अकर्मक होती है और एक वचन में होती है। ठीक है, ये तीन चीजें आपने भाववाच्य में याद रखनी है। यानी कि वचन हमेशा एक वचन होगा और लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा और आपका जो कर्म ज्यादातर इसमें नहीं होगा। ठीक है, कर्म नहीं होता। और कई वाक्य, इनकी पहचान के लिए देखिए आगे हमारा जो टॉपिक है ना वो यही हम पढ़ने जा रहे हैं, वाच्यों की पहचान कैसे होगी, वाच्यों की पहचान। ठीक है, तो उसमें आपने यही देखना है, ज्यादातर वाक्य आपके निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक वाच्य परिवर्तन, जो कि बहुत अच्छे से लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन कर दिया था और उससे पहले भी शायद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो वाच्य परिवर्तन कैसे आप बनाएंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य, ये चीजें हम पढ़ रहे थे यहाँ पर लास्ट सेशन में कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट्स बताए थे आपको। सबसे पहले बताया था कि क्रिया
को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। यानी कि क्रिया को कैसे बदला जाता है, कर्म के लिंग और वचनों के अनुसार बदल दिया जाता है। कर्ता के बाद जो आपकी कर्मवाच्य की जो विशेषताएं थी ना, वो आपने यहाँ पर लगानी है। क्या विशेषताएं थी कि कर्ता के बाद आपने से, के द्वारा या द्वारा शब्द को जोड़ना है। ठीक है, जैसे हमने कहा रमेश टीवी देखता है, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उस टाइम, शायद जो हमारा लास्ट से पहला सेशन जो था उस टाइम पे आपको शायद होमवर्क भी दिया गया था कि कृतवाच्य है रमेश टीवी देखता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हमने कहा कर्ता के बाद हमने क्या करना है, से लगाना है। ठीक है, और उसके जैसे मैंने यहाँ पर बताया था देखता है, तो देखता है में आपका जो धातु है वो क्या है, देख। और उसमें मैंने क्या कहा था आपको, आ अथवा या। देखिए ये आप देख सकते हैं जो मूल रूप होता है धातु का, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें आ जोड़ दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कैसे इसको चेंज करेंगे, रमेश से तो जोड़ना ही है कर्ता के बाद, या रमेश द्वारा, या रमेश के द्वारा। ठीक है, तो ये तो आपने लिखना ही है। तो देखिए रमेश से टीवी, अब देखिए इतना तो लिख दिया, रमेश से टीवी, तो मूल रूप क्या है, देख, और उसमें आ अथवा या जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखा, आ जोड़ देंगे, देखा जाता है, रमेश से टीवी देखा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया, और मैंने वह दिन में दूध पीता है, तो उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से रवि पुस्तक पढ़ता है, तो रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, सुधा गीत गा रही है, तो सुधा से गीत गाया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये आपको चेंज कर करके भी मैंने बताए थे। तो ये हमारा था कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, और नेक्स्ट हमारा था कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए भी हमने पहला जो पॉइंट है सेम है, यहाँ पर केवल हमें कर्ता के साथ से जोड़ना है, कर्ता के साथ से जोड़ना है। और हमने क्या कहा था कि क्रिया का प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा और पुल्लिंग में होगा और अन्य पुरुष में किया जाएगा। ठीक है, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में किया जाएगा। और भाववाच्य का प्रयोग जो मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक रूप से ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा हिरण दौड़ता है, तो हिरण से दौड़ा जाता है। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात को सोया जाता है। अब देखिए ये यहाँ पर जो मैंने एक आपको लिखा रखा है वाक्य रवि हंसता है, ये भी जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें आपको होमवर्क दिया गया था, रवि हंसता है। क्या करना है, चलिए खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चेंज करने की कोशिश कीजिए। ये आपका कृतवाच्य है, ये आपका कृतवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, क्रिया जो है कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो इसको आपने कर्मवाच्य में, भाववाच्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे भाववाच्य में, ठीक है, क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने लिखा रवि, हमने क्या कहा, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया, रवि से हंसा जाता है। और फिर देखिए हंसा, जो हंसता शब्द है, हंसता में जो धातु क्रिया का जो मूल रूप है जिसे धातु कहते हैं वो है हंस। ठीक है, जैसे मैंने कहा चलना में चल, खाना में खा, सोना में सो, जाना में जा। ठीक है, इसी तरह से चलना, हंसना में हंस, गाना में गा। ठीक है, तो इस तरह से जो जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर उन क्रियाओं में लगे हुए प्रत्यय को अगर हम हटा दें, ठीक है, उन क्रियाओं में लगे हुए प्रत्यय को यदि हम हटा दें, तो सो, चल, खा, जा, देख, नहा, गा,
ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया का मूल रूप है, इसे धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आ अथवा या जोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं, आ अथवा या जोड़ देते हैं। तो रवि हंसता है, कृतवाच्य है, तो हम क्या लिखेंगे, रवि से हंसा। अगर हम देखेंगे इसका मूल रूप है हंस, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे हंसा जाता है, रवि से हंसा जाता है। ये आपका कृतवाच्य था और ये आपका बन गया भाववाच्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने कृतवाच्य से भाववाच्य में चेंज किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पर हिरन दौड़ता है, तो हिरन से दौड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है पक्षी रात को सोते हैं, तो पक्षियों से रात को सोया जाता है। उसे वह नहीं सोता है, उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपका कृतवाच्य से भाववाच्य। तो जो लास्ट सेशन में पढ़ा था वो भी चीजें क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा था वाच्यों की पहचान, कैसे करेंगे वाच्यों की पहचान। जो हमारा टॉपिक है, कैसे पहचानेंगे कि ये कृतवाच्य है या ये भाववाच्य है या ये कर्मवाच्य है, क्योंकि एग्जाम में आपको पहले वाच्य को पहचानना है। ठीक है ना, पहले आपको क्या करना है, वाच्य को पहचानना है कि ये कौन सा वाच्य, और उसके बाद आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें उसको चेंज करना है। तो यानी कि दोनों की आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए कि ये अगर वाक्य लिखा गया है तो ये कौन सा है। अगर कर्मवाच्य है तो उसकी अपनी अलग विशेषताएं होंगी, अगर भाववाच्य है तो उसकी अपनी अलग विशेषताएं होंगी, अगर कृतवाच्य है तो उसकी अपनी अलग विशेषताएं होंगी। तो इसीलिए आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा वाच्य है, तभी आप अच्छे से परिवर्तित कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने काफी सारी चीजें जो पढ़ी थी उसको देख लेते हैं एक बार। जो है कृतवाच्य। अब कृतवाच्य की पहचान कैसे करेंगे, कृतवाच्य की पहचान कैसे करेंगे, तो कृतवाच्य की पहचान के लिए हमने कहा कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है। जो कर्ता है वो बिना विभक्ति के होता है। अब कर्ता कौन होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, कर्ता कौन होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप कहेंगे विभक्ति क्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो विभक्ति है, विभक्तियां आपने पढ़ी हैं, जिनको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, जिनके कारण हमें वाक्यों का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी कि विभक्तियों के कारण ही हम किसी भी वाक्य को अच्छे से समझ पाते हैं, उसके उसमें प्रेषित भाव को अच्छे से समझ पाते हैं। तो जो आपका कृतवाच्य होता है उसमें क्या होता है, कर्ता। कर्ता यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने कहा कि जो वाच्यों की पहचान है उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, या वाच्य परिवर्तन यहाँ पे हमने किया है। तो वाच्यों की पहचान में हम यहाँ पर आपको बताएंगे वाच्यों की पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, वाच्यों की पहचान, वाच्यों को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो अगर आपको पहचानना है किसी भी कृतवाच्य को, कृतवाच्य को अगर पहचानना है तो आप देखेंगे जो कर्ता होता है तो उसकी विभक्ति होती है ने। कर्ता कारक जो होता है उसकी विभक्ति होती है ने, तो कर्ता कारक की विभक्ति वहां पर नहीं होती है। यानी कि कभी कभी जो है उसमें कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है, और कभी कभी जब लगी हुई होती है तो वो क्या होती है, ने होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कृतवाच्य के बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। रवि पुस्तक पढ़ता है,
ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है, यानी कि कहीं पर भी आप देख रहे हैं ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सुधा गीत गा रही है, सुधा गीत गा रही है। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कबूतर आकाश में उड़ते हैं, कबूतर आकाश में उड़ते हैं। तो हमने कहा कि यदि हमें कृतवाच्य की पहचान करनी है, कृतवाच्य की पहचान, ठीक है, कृतवाच्य को आप कैसे पहचानेंगे वो आपने देखना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर जो कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो नहीं लगी हुई होती है। ठीक है, कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो नहीं लगी हुई होती है, और अगर कहीं पे लगती है तो वो क्या होती है, ने होती है। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लगभग दे दिए हैं। ठीक है। जैसे किसान हल चलाता है, अब देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई सी भी विभक्ति नहीं लगी हुई है, ज्यादातर वाक्यों में आपकी कोई सी भी विभक्ति नहीं लगी हुई है, किसान हल चलाता है। ठीक है। और इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारे वाक्य हैं जो कि आपके ऐसे हैं जहां पर कर्ता कारक की विभक्ति नहीं लगी हुई है। ठीक है। तो ये आपके कर्ता कारक की पहचान हो गई। आप देख पाते हैं, देख सक रहे हैं कि जहां पर आपके कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है वहां पर आपका कृतवाच्य होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताई थी अलग अलग तरह की विभक्तियां, और मैंने आपको बताया भी था कि विभक्तियां आखिर होती क्या है, किसे कहते हैं विभक्तियां। तो आप सभी को पता है विभक्तियां क्या होती है, या कारक चिन्ह किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे कारक चिन्ह किसे कहते हैं। तो कारक भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। बस मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आप लोगों ने कभी पढ़ा है या नहीं। जीआईसी श्रीकोट, आप सभी ने कारक टॉपिक पहले पढ़ा है बच्चे। इन्हीं सभी विभक्तियों के कारण हम समझ पाते हैं किसी भी वाक्य में प्रेषित भाव को, वाक्य में आए हुए भाव को। ठीक है। तो हमने कहा कि कृतवाच्य यानी कि जहां पर कर्ता बिना विभक्ति के होता है, यानी कि कर्ता में कोई विभक्ति नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए करीम पतंग उड़ा रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ता है, और इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम्पल जो है आप लोगों को नोट करवा दिए हैं। समझ आ गया सभी को? अच्छा, समझ आ रहा है तो इसके लिए हैंड रेज कर सकते हैं। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे करेंगे कर्म वाच्य की पहचान। कर्म वाच्य को कैसे पहचानेंगे? तो कर्म वाच्य की पहचान के लिए आपको यहाँ पर कर्ता के साथ से या के द्वारा या द्वारा शब्द जोड़ा, द्वारा की विभक्ति लगी होती है। ठीक है। क्या होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ हमेशा से, के द्वारा या द्वारा की विभक्ति लगी होती है। और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत बार, जो हमारा इससे पहले से पहला सेशन था उसमें मैंने काफी बार आपको बताया कि कर्म वाच्य जो होता है वो हमेशा सकर्मक होता है, उसकी क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की ही प्रधानता होती है। ठीक है ना, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं होती, यहाँ पर जो क्रिया होती है उसका जो रूप होता है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है। अर्थात ये वाक्य ये मुख्य रूप से, यानी कि इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। ठीक है। और उसके साथ जो जाना है वो क्रिया का लिंग वचन काला अनुसार रूप उसका जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और जाना से उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं,
रामू से पत्र लिखा गया, और जैसे हमने कहा रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, और अगला कुछ और एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे किसान से हल चलाया जाता है। ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, पहले ही बताए हैं। किसान से हल चलाया जाता है। ठीक है, इस और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उदाहरण था, सबसे पहले कर्ता के साथ आपने देखना है कि से लगा हुआ है, के द्वारा लगा हुआ है या द्वारा लगा हुआ है, और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, यानी कि वाक्य में आपको कर्म हमेशा उपलब्ध दिखाई देगा। जैसे किसान से हल चलाया जाता है, रामू से पत्र लिखा जाता है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके कर्म है। ये सब क्या है, आपके कर्म है। इसीलिए ये हमेशा जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। ठीक है, तो ये थी हमारे कर्मवाच्य की पहचान। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने दो जो वाक्य हैं, यानी कि कृतवाच्य की पहचान और कर्मवाच्य की पहचान, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने तीसरे वाच्य की तरफ, जो है हमारा भाववाच्य। ठीक है, तो भाववाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे। ठीक है, भाववाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे वो आप देखिए। क्या करेंगे आप भाववाच्य की पहचान के लिए। तो भाववाच्य को पहचानने के लिए सबसे पहले सेम चीज आपने देखनी है, कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति लगी होती है। कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति लगी होती है। और दूसरा आप देखेंगे क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, क्या बताया था, क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। और आपका क्रिया कैसी होती है, चलिए कौन बताएगा मुझे। भाववाच्य की पहचान में क्या बताया था मैंने आपको, कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे तो मैं केवल आपको डिटेल में बता रही हूँ, सारी चीजें लास्ट सेशन में भी क्लियर किया है मैंने। क्या बताया था भाववाच्य की पहचान में, भाववाच्य की पहचान में मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना ही कर्म की प्रधानता होती है। इसीलिए क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होती है। क्या बताया था कि क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना ही कर्म के अनुसार होती है, इसीलिए वो सदैव पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है, क्रिया सदा एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी। और ज्यादातर वाक्य, एक और पहचान है कि ज्यादातर वाक्य निषेधार्थक, निषेध प्रकट करने वाले, नहीं बोलने वाले होंगे। जैसे हमने कहा ज्यादातर वाक्य नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक यानी कि जहां पर नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है श्रृंखला से गाया नहीं जाता। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, जैसे उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, और बताया था प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये सब क्या थे, हमारे उदाहरण थे, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं वाच्यों की। जिनसे आप क्या कर सकते हैं, वाच्यों को पहचान सकते हैं, यानी कि भाव वाच्य की पहचान आप कर सकते हैं।
और देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने अपने इस पूरे टॉपिक में जितने भी हमारे सब टॉपिक्स थे, यानी कि सबसे पहले वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, वाच्यों की पहचान, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। अभी भी आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में यदि कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए नोट डाउन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई भी बच्चा कर रहा है, और मुझे लगता है कुछ बच्चों ने पहले से किया होगा, क्योंकि जो हमने एक बार पहले इस सेशन में लगभग यहाँ तक तो हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमने आधा जो हमारा चैप्टर था, यानी कि आधा जो हमारा टॉपिक था, वो हमने लगभग क्लियर कर दिया था। तो आज हमारा ये पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया है। और बच्चे जो हैं, मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी पीछे वाले बच्चे तो खास तौर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और अगर मैं कोई भी प्रश्न करूंगी ना, अभी देखना आप अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर आएंगे, और कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, और जो माइक उठा भी लेगा वो एक दूसरे को माइक पकड़ा देंगे। अभी आप देखना यहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन होने वाली है। तो जो नोट कर रहे हैं वो फटाफट नोट करें इसे। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट से अपने कुछ अभ्यास के प्रश्नों को ले लेते हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। और देखिए हिंदी में वाच्यों का प्रयोग कब किया जाता है, ये भी हमारा यहाँ पर एक टॉपिक है। तो ये भी हम आगे देखिए पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि बहुविकल्पीय हमारे प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है और आपको सही उत्तर इसमें छांटना है। आज उसे जमानत मिल गई, आज उसे जमानत मिल गई। तो आपने पढ़ना है और बताना है कि किस तरह का वाच्य है। उससे तो रोया भी नहीं जाता, उससे तो रोया भी नहीं जाता। तो ये आपका किस तरह का वाच्य हो सकता है? उससे तो रोया भी नहीं जाता। ठीक है, ये आपने पहचानना है। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, केवल ये नोट करेंगे, खाली केवल को जो हमारे प्रश्न हैं केवल उन्हें नोट करेंगे, आंसर आप खुद से लिखकर लाएंगे। ठीक है, 3 जो आज उसे जमानत मिल गई, उससे तो रोया भी नहीं जाता, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। ठीक है, ये 3। और उसके बाद आप देखेंगे और भी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, जैसे निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाले वाक्य बताइए, कि जो कृतवाच्य वाला वाक्य है वो आपने बताना है। ठीक है, आप देखिए यहीं पे हमें पता चलता है कि हमें वाच्यों की कितनी पहचान है, कितना जानते हैं हम किसी वाच्य को। ठीक है, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। ठीक है, तो अब आपने, ये तो हमारा कृतवाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर लिखा गया है मुझसे, यानी कि से लगा हुआ है। तो जहां पर से लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? आपका कर्मवाच्य होता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। तो यहाँ पर हमें कृतवाच्य जो वाक्य है वो हमारा ये है, क्योंकि इसके बाद आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते, ये भाववाच्य है, हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्मवाच्य, ये हो गया आपका भाववाच्य। तो ये मेन आपका सही उत्तर है, महात्मा गांधी से राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाले वाक्य बताइए। महेश पतंग उड़ा रहा है, साफ देख रहे हैं, महेश पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, यानी कि यहाँ पर आप क्रिया को देखेंगे ठीक डायरेक्ट जो है कर्ता के अनुसार लिखी गई है, यानी कि कृतवाच्य है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, तो ये आपका क्या है? कर्मवाच्य है, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। और आपका भाववाच्य क्या है? बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। सही उत्तर आपका है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता।
इसी तरह से निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य वाले बात, आप देखिए तीनों के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आगे और भी है। कर्मवाच्य बताने आपने, देखिए सास लड़ नहीं सकी, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य बताना है, तो कर्मवाच्य में हमने क्या कहा था कि कर्ता के बाद हमेशा से द्वारा या के द्वारा लगा हुआ होता है। तो राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों के उदाहरण सहित आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी सॉल्व करवा दिए और 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आपने करने हैं। और इस तरह से टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज जो कुछ पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।